नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नंबर कटेंगे। आपको सोशल पॉलिटिकल का पेपर नहीं देना है, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी का पेपर देना है। मींस ये सोशल पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है जो वर्ल्ड वाइड होती है उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या थी और क्या होगी। जैसे कि मैं कहूं डेमोक्रेसी, आप कहें डेमोक्रेसी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये है वो है। फिलॉसफी ये कहती है कि जो डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट में चल रही है वो कोई आइडियल मॉडल नहीं है डेमोक्रेसी का। इसमें भी रिफॉर्म्स होंगे, आने वाले टाइम में इसमें भी चेंजेस होंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई नया मॉडल बन जाए, एक नया मॉड्यूल मार्केट में आ जाए। क्यों? क्योंकि इसकी जो फिलॉसफी थी वो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप सभी की सुनने लग जाएंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप किसी एक डिसीजन पर पहुंच पाए। अगर आप एक घर में 10 लोग रहते हैं और आप सोचेंगे अगर 10 के 10 किसी चीज पर एग्री हो तो ही मैं काम करूं, तो ऐसे काम महीने में 1 या 2 ही हो पाएंगे। इट मीन्स आपकी जो वर्क की स्पीड है वो खत्म हो जाएगी। और जो ये एट प्रेजेंट जो दुनिया का मॉड्यूल चल रहा है ये सब बिजनेस क्लास है, इन्हें टाइम नहीं है। और जो यूथ अभी आ रहा है, जो अभी छोटे बच्चे हैं, जो आज से 15, 20, 25 साल बाद बड़े होंगे, 15, 20 साल बाद वो मार्केट में आएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे, नौकरियां शुरू करेंगे, इन्हें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। इट मीन्स ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश तो करेंगे। तो क्या हम जो अभी डेमोक्रेसी देख रहे हैं क्या वो एक परफेक्ट मॉडल है? नहीं, उसमें कमियां हैं, चेंजेस उसमें भी होने जरूरी हैं। तो आपको आपकी अप्रोच एज ए फिलोसोफर रखनी होगी हर एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आज मैं एक टॉपिक देख रहा था, आपके यूपीएससी के पेपर्स जब मैं एनालिसिस कर रहा था, ऐसे या चेक कर रहा था, वहां पर एक टॉपिक था एनार्किज्म, अराजकतावाद। अब आप कहते हैं, जब मैं आपसे, अगर मैं नॉर्मली आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एनार्किज्म के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दीजिए 150 या 200 वर्ड्स के समथिंग, तो आप लिखेंगे ये बेकार है, ये खराब है, ये घटिया होता है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ये वो। गलत बात। आप जब इसकी फिलॉसफी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसकी फिलॉसफी क्या है, ये किस कंसेप्ट पे खड़ा हुआ एक टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली धमाका हुआ और कहीं से निकल के आया एनार्किज्म। नहीं, कुछ ना कुछ तो इसके बैकग्राउंड में रहा होगा, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो एक फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का कंसेप्ट हो, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा था जो आपने मिस कर दिया। इसमें आपको कांट की एथिक्स भी दिखेगी, आपको हीगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, तब आप कह सकते हैं एनार्किज्म एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है। लेकिन आप शायद इतनी गहराई तक नहीं जा रहे हैं, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं जस्ट एज एग्जाम्पल आज आपको ये टॉपिक बता रहा हूं, एनार्किज्म। आप कोशिश कीजिएगा रिलेट करने की इसको। क्या आप इसी डायरेक्शन में इसकी स्टडी करते हैं जब फिलोसफिकल या इसकी पॉलिटिकल अप्रोच जब आप पढ़ते हैं, तो क्या आपकी डायरेक्शन वही रहती है? पहली बात, ये 2 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, 2 चीजों के ऊपर ही काम करती है। एनार्किज्म का जो कंसेप्ट है, अराजकतावाद का जो कंसेप्ट है, वो 2 चीजों पर काम करता है। 2 ही इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहां से ये शुरू हुई, जो इसका मोटिव था, जो इसकी बेसिक फिलॉसफी थी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी स्टेट हो, वो बनने से पहले उसकी एक फिलॉसफी जरूर होती है कि मुझे ऐसा करना है। उसके बाद वो उसको स्ट्रक्चर करना शुरू करते हैं। तो यहां पर इसके भी 2 टॉपिक्स थे जिसके ऊपर इसने स्टैंड लिया। पहला था इंडिविजुअल लिबर्टी और दूसरा है इसका एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं कहूं कि ये ह्यूमन फ्लोरिशिंग की बात करती है, मानवीय उत्कर्ष। मींस ह्यूमन का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है, आप इंडिविजुअल उसका कैसे कर सकते हैं।
वर्ड से उसके मानवीय उत्कर्ष, ह्यूमन फ्लरिशिंग। ठीक है, इसको मैं एचएफ लिख दूं, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती है। ह्यूमन फ्लरिशिंग, मानवीय उत्कर्ष, ये दो इसके मोटिव थे, दो इसके टॉपिक्स थे जहां से इसने स्टेबल होना शुरू हुआ। लेकिन जब इसने देखा कि जब मैं सोसाइटी में जाता हूं, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, नॉट ओनली डेमोक्रेसी, कोई सा भी सिस्टम हो सोसाइटी का, जब मैं उसमें एंटर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कोई नहीं करता। यहां बात होती है कि मैं इस सोसाइटी, इस सोशल ग्रुप को अलग राइट दूं, इस ग्रुप को अलग राइट्स दूं, इस स्पेशल रीजन को अलग राइट्स दूं। लेकिन यहां कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं इंडिविजुअल को राइट्स दूंगा, मुझे एक एक पर्सनैलिटी के फ्रीडम की टेंशन है, ऐसा कोई क्यों नहीं कहता। यूथोपिया के अंदर एक कंसेप्ट शुरू हुआ, लोगों ने जानना शुरू किया, बट फिलोसफिकल जो लोग हैं, फिलोसफिकल जो पर्सनैलिटीज है, वो इसको यूथोपियन नहीं मानती है। वो कहती है ये ह्यूमन एक रेवोल्यूशन है, ये ह्यूमन रेवोल्यूशन है। वहां से खड़ा हुआ। तो इन लोगों ने जब देखा कि हमें सोसाइटी इग्नोर कर रही है, सोसाइटी हर एक की बात नहीं सुनती है, स्टेट हर एक की बात नहीं सुनता है, तो इन्होंने स्टेट को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा हम विरोध करते हैं हर राज्य का। हर राज्य का मतलब क्या हो गया? लोगों ने कहा कि इन्होंने स्टेट को इग्नोर कर दिया कि हम स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, इन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी भी स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करते जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के राइट्स का हनन करती हो, उन्हें खत्म करती हो। अगर एक स्टेट ऐसी है जो सभी के राइट्स के ऊपर ध्यान दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए स्टेट। हमने कब मना किया? क्यों? क्योंकि अगर लोग रहेंगे, उन्हें अगर आपको सिविलाइज्ड करना है, एक सोसाइटी बनानी है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई सिस्टम तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एनार्किज्म वाले लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें स्टेट नहीं चाहिए, हम तो किसी मंत्री को भी नहीं मानेंगे, हम तो मुख्यमंत्री को भी नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री को भी नहीं मानेंगे। नहीं, इन्होंने कहा हम हर उस पर्सनैलिटी को इग्नोर करते हैं, हर उस एक पर्सनैलिटी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाएंगे, उसे अपोज करेंगे जो हमारे राइट्स छीनेगा हमसे, हमारी फ्रीडम छीनेगा हमसे, हमें डेवलपमेंट के पास नहीं जाने देगा। हम हर उस पर्सनैलिटी के ऊपर छींटाकसी करेंगे और उसे गद्दी से हटा देंगे। दैट्स इट। हमारा और कोई मोटिव नहीं है। बहुत सारे लोग पहुंचते हैं इनकी मूवमेंट में, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, और फिलोसफर्स भी पुराने नहीं जाऊंगा मैं आपको, एट प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। उन सब के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं यहां पे, जीसी गेरार्ड कैसे, ये डबलिन के अंदर एक प्रोफेसर है एट प्रेजेंट। इन्होंने एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट बोला, लेकिन उस स्टेटमेंट ने बहुत बड़ा हंगामा किया। ये एट प्रेजेंट जिंदा है, ये मत सोचिएगा कि सारे फिलोसफर मर जाते हैं, ठीक है ना, कुछ जिंदा भी रहते हैं। तो इनकी कोई ज्यादा एज नहीं है, आई थिंक 1951-52 का इनका जन्म है, तो बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी। इन्होंने जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोला, क्या? कि स्टेट्स आर द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट्स आर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स इट। ये स्टेटमेंट वहां कहने की देर थी, पूरे माहौल में हवा फैल गई कि यार ये आदमी कहीं ना कहीं एनार्किज्म का सपोर्ट करता है। पूछा गया क्यों, आपने ये बात क्यों कही? तो इन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता कि कोई स्टेट आपके हित की बात करती हो, आपके इश्यूज की बात करती हो, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर करती है, वो कहीं ना कहीं आपको रोकती है कि आप ऐसा मत करना। और अगर आप बिलीव करेंगे तो ये कहते हैं कि आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आपके राइट्स को डाल दिया गया, इट मीन्स आपके पावर को हमने लिमिटेड कर दिया। अब आप वही करेंगे जो स्टेट चाहता है। ये तभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जब नहीं करने वाला इश्यू आ जाता है तो वहां पर आपकी लिमिटेशंस पैदा हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं स्टेट्स आर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमारे राइट्स को मार देती है, हमारी पॉसिबिलिटीज को मार देती है। तो गियर्ड कैसे? ये तो अभी फिलहाल है। तो इनसे पहले अगर बात करूं 18वीं सेंचुरी की, एक फिलोसफर और होते हैं आपके, बेकुनिन। इन्होंने भी यही बात कही कि जहां जहां पर स्टेट्स होगी वहां एक ही मॉड्यूल चलेगा कि एक ग्रुप जो है बाकी सभी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और उससे क्या होगा? आपका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा।
हो सकता है कागजों में डेवलपमेंट दिख रहा हो, बट जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वहां पर वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं कोशिश करें जो पावर है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो। हम कोशिश करें जो राइट्स है वो इक्वल हो सभी के। अब जैसे आप इंडिया की बात करके देखिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए कुछ अलग अथॉरिटीज है, एक कॉमन पीपल के लिए अलग है, उनकी अलग पावर है, हमारी अलग पावर है। उनके आगे पीछे 4 गाड़ियां चलती है, हमारे पीछे कोई नहीं चलता। क्यों? ऐसा क्यों? जब वो कॉमन मैन थे, जब वो हमारे बीच बैठते थे 10 साल 15 साल पहले, तब में और आज में क्या फर्क पड़ गया? लेकिन हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, सोसाइटी के हमने अलग अलग पार्ट्स बना दिए, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये पावरफुल हैं, ये बिना पावरफुल हैं। ये चीज गलत है। इट मीन्स एनार्किज्म तो हर लेवल पर यह बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन है तो वो भी एज ए ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए, एज ए छोटा और बड़ा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि टीचर आया तो सब खड़े हो जाओ भैया क्या कर रहे हो। रिलेशन इतना क्लोज होना चाहिए कि स्टूडेंट को फील ना हो कि ये मेरा टीचर है, मैं इससे मेरा डाउट्स कैसे पूछूं, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए टीचर को लगे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरा बच्चा है खुद का, मेरा खुद का खून है, ये कुछ पूछना चाहता है, नहीं पूछेगा तो भी मैं इसे बताऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जाकर कहीं एक इक्वलिटी सोसाइटी में आएगी। इट मीन्स एनार्किज्म तो बुरा नहीं लगा, फिर तो ये सिस्टम तो अच्छा था, इसने तो बातें भी अच्छी करी, ये तो इक्वलिटी की बात करता है, ये तो सभी के इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, ये तो आपके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करता है, तो ये तो कंसेप्ट तो बुरा नहीं है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करके दिखाइए, तो अब आप कहेंगे यार ये क्या हुआ? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जस्ट मैंने आज एक एग्जांपल एनार्किज्म आपके सामने बोला है, छोटा सा टॉपिक मैंने यूज किया आज ये। आगे हम कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक को इंडिविजुअल उठाकर मैं कोशिश करूं प्रेजेंट जो फिलोसफर्स हैं उनसे रिलेट करने की, मैं कोशिश करूं उसके रियल एस्पेक्ट्स आपको बताने की, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को अच्छा बना सकें। एनार्किज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे यूपीएससी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एनार्किज्म एक कंपलसरी है। ये मान के चलिए, हर आदमी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करता है और हर आदमी एनार्किज्म को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बट जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो सोसाइटी बैलेंस में रहती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो मंडे से हम एक अलग से पूरा एक सेशन शुरू करेंगे जिसके अंदर यूपीएससी 2020-21 कि मैं सिर्फ इंडिविजुअल एक टॉपिक उठाऊंगा। अगर आपको अपने आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे करें, तो ध्यान रखिएगा आंसर राइटिंग के अंदर हो सकता है आप मेरी क्लास ज्वाइन भी करें, बट हो सकता है नहीं भी करें। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसका आंसर लिखें तो एक फिलोसफर की तरह लिखने की कोशिश करें। आप एक दार्शनिक हैं, किसी का मुझे फेवर नहीं करना है और किसी को मुझे इग्नोर भी नहीं करना है, मुझे दोनों को बैलेंस में रख के अपना आंसर लिखना है। वही एक अच्छा फिलोसफर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मंडे से हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।